बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, 2020 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर इत्तलात थी फिरदौस आशिक अवान साहिबा। उन्होंने PTM को खबरदार करते हुए कहा था कि रियासत के अंदर रियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जहनीत जारहाना और इंतहा पसंदाना है और PTM के रहनुमाओं की गिरफ्तारी कानून की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। अनोखे लाडले कहलाए जाने वाले इमरान खान ने पिछले कुछ रोज से कानून, रिवायात, इक़दार की गिरफ्तारी ना देकर जो धज्जियां बखेरी हैं, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती है। खुद साबिक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ मरहूम भी अदालत के सामने पेश हुए। जिस जज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है कि मिस्ताक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, मोहतरमा मरियम नवाज, मोहतरम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर सियासी रहनुमा पेश होते रहे। खान साहब ने इसका बिल्कुल उलट कर दिखाया। जमान पार्क से सामने आने वाली फुटेज के मुताबिक गुलेलें, पेट्रोल बम, मुसल्ला जत्थे, लाठी बरदार कारकुन, ये रियासत के अंदर रियासत नहीं तो और क्या है। कुछ सवाल हैं जो इस सारी सिचुएशन से उभरते हैं, जो पूछने बनते हैं। क्या यही सबक था जो इमरान खान ने मगरबी माशरे में रहकर सीखा? क्या अदालती हुक्म पर मरने मारने की रिवायत पहले पाकिस्तान में कभी रही है? क्या अब इदारों को रेट ऑफ द स्टेट कायम करके उन तमाम अनासिर को यह पैगाम नहीं दे देना चाहिए कि जो नूरिस्तान और कुन्नड़ में तैयार बैठे हैं रियासत पर हमलावर होने के लिए? क्या अगर यही रिवायत बाकी सियासतदान भी कायम कर लें तो फिर पाकिस्तान की तस्वीर कैसी होगी? क्या हम कोई गुलाम हैं जो आप कहें हम मान जाएं? ज़ल्मे खलीलजाद के बयान को रीट्वीट करते हुए PTI रहनुमाओं को यह बात याद नहीं आई? क्या PTI के सियासतदान एक शख्स को ने यरगमाल बना रखे हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद मिन्नतें कर रही हैं, तरले कर रही हैं कि किसी तरीके से खान साहब को कह दें कि गिव इन कर जाएं? क्या इंटरनेशनल मीडिया ये सब कुछ नहीं देख रहा? ये कुछ सवालात हैं जो हम आज के पहले मौजू में जनाब पूछेंगे। सबसे पहले पैनलिस्ट का तारुफ करवा देते हैं। आज हमें ज्वाइन किया है जनाब स्काइप के जरिए मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने। स्काइप ही के जरिए हमें ज्वाइन कर रही हैं शरीला अमार साहिबा। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सज्जाद अनवर साहब और इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारा साथ देंगे आगा इकरार हारून साहब और डॉक्टर फारूक आदिल साहब। आप तमाम मेहमानों को हम खुश आमदीद कहते हैं। जी, पहला सवाल मुर्तज़ा सोलंकी साहब मेरा आपसे होगा। रियासत के अंदर रियासत का क्या एक साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से रियासत की रेट को चैलेंज करना क्या गैर कानूनी अमल नहीं है? जी, ये सबको नज़र आता है कि ये गैर कानूनी अमल है, लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि इमरान खान ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान को अब ये बहुत साफ नज़र आ रहा है कि उनके खिलाफ जितने केसेस हैं जो कि क्रिमिनल नेचर के भी हैं, सिविल नेचर के भी हैं, वो इतने मजबूत हैं कि न सिर्फ ये कि उनकी नाअहली यकीनी है बल्कि उनका लंबे अरसे के लिए जेल जाना भी एक नागुज़ीर अमल लगता है। अगर किसी को यकीन है इस बात का तो वो इमरान खान को है। लिहाजा उन्होंने कोशिश की है कि दबाव, ब्रिंकमैनशिप, ट्रोल ब्रिगेड्स, जत्थे, पुलिस पे और रियासत पे हमले, ये सब कुछ करके अगर दबाव डालकर वो अपनी कोई गुलू खलासी करा सकते हैं तो वो करें। इसी वजह से वो ये सारे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सब लोगों ने देख लिया कि वो अपनी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बिल्कुल भी संजीदा नहीं है, न उनकी सलामती को कोई संगीन ख़तरात हैं। आपने देखा कि वज़ीराबाद का जो वाक़या हुआ उससे पहले उनके अपने लीडर्स ने, एजाज चौधरी ने कहा था कि वज़ीराबाद में उन पर हमला होगा, लेकिन उन्होंने उसके लिए, उसे रोकने के लिए और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं किया। उस वक्त पंजाब में उनकी पार्टी की हुकूमत थी। अब वो ये कह रहे हैं कि जी मेरी जान को ख़तरा है, लेकिन आप ये देखें कि 1500-2000 लोग लेकर उनके जुलूस में आकर वो इस्लामाबाद में अदालतों पर चढ़ाई करते हैं। जिस बंदे को अपनी ज़िंदगी की सलामती का ख़तरा होता है वो बाक्स सिक्योरिटी लेकर लोगों के हुजूम से के बग़ैर आता है।
अगर इनकी जान को कोई खतरा है एफेड कचहरी में, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, तो मुझे दिखाएं कि कितनी पिटीशंस उन्होंने और उनके वकला ने सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो सेशंस कोर्ट है जहां पर उनको आना है, वहां पर जमा कराई हैं कि मुझे सलामती और सिक्योरिटी जिसका उनके और उनकी टीम को यकीन हो वो फराहम की जाए। कोई भी नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी साबिक वज़राए आज़म जिंदा हैं पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी रियासत की तरफ किसी को अगर फराहम की गई है तो उसका नाम इमरान खान है। और ये जो अदालत उनको बुला रही है, ये पहली दफ़ा नहीं बुला रही। पहले 6 मार्च को उनके खिलाफ ये नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हुए, फिर 9 तारीख को हुए, फिर 13 तारीख को उनकी तलबी हुई, अब 18 तारीख। तो ये 4 दफ़ा ये मुसलसल कर रहे हैं। और फिर वो बैनुल अक़वामी मीडिया पर बैठकर गिट्टे जोड़कर झूठ बोलते हैं कि 18 तारीख तक मुझे जो है वो जमानत कबलस गिरफ्तारी दी हुई है, जो कि उनको उस केस के अंदर मौजूद नहीं है। ये उनको भी पता है, लेकिन जिनका कारोबार उठना बैठना झूठ और प्रोपेगेंडा हो वो यही करते हैं। इसी वजह से वो ये सारी गैर कानूनी हरकतें कर रहे हैं। वो अदलिया पे भी दबाव डाल रहे हैं, स्टेब्लिशमेंट पे भी दबाव डाल रहे हैं, मीडिया पे भी दबाव डाल रहे हैं, अदालतों पे भी दबाव डाल रहे हैं। ठीक है सर। शरीना अमार साहिबा, तोशाखाना केस के हवाले से जरा हम आ जाते हैं। इस केस का जिस तरह से हाल किया गया, 8 दफा अदालत बुलाती है, 2 बार नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करती है, मगर इमरान खान साहब अदालत में एक दफा भी पेश नहीं हुए। कोई भी अदालत इमरान खान को अपनी दी गई तारीख पर बुलाने में आज तक क्यों कामयाब ना हो सकी? दूसरा सवाल, और खान साहब अपनी मर्जी से अदालत में पेश होने में हमेशा क्यों कामयाब हो जाते हैं? देखिए यासिर, जो तहरीके इंसाफ है ना, वो अपने नाम के साथ जो इंसाफ है ना वो तो बिल्कुल हटा दे। जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया और आज जो एडिशनल सेशन जज का फैसला आया, बात यह है कि तोशाखाना का केस ऐसा है, एक तो तोशाखाना की जब से लिस्ट आई है लोगों ने चीजों को मिक्सअप करना शुरू कर दिया है, गुडमुड कर रहे हैं कि जी तोशाखाना से तो सबने तहफ़ लिया, मैं उस वज़रा ने भी लिए, इस वजीर ने भी लिया। मैं पहली बात तो ये कि तोशाखाना का एक कानून बना हुआ है जो पहले 15% था, फिर 20% पे आया, फिर इमरान 50% पे ले, जिसके मुताबिक आप गिफ्ट को रिटेन कर सकते हैं एक वैल्यू लगा के। वो इमरान का केस ये नहीं कि आपने गिफ्ट ले लिया है, इमरान का केस ये है कि आपने पहले गिफ्ट बेचा है, फिर इसकी वैल्यू लगाई है, फिर उसको तोशाखाना में जाके उसके उतने पैसे दे दिए 20%, और कई जगह पे 50% जो आपने अपना कानून है वो उस पर भी अमल नहीं किया है। कुछ तोशाखाना के तहफ़ आपने छुपा लिए हैं, आपने जाहिर नहीं किए। फिर जो आपके टैक्स रिटर्न है उसके अंदर आपने तोशाखाना के तहफ़ बेच कर जो इनकम आपकी आई है आपने उसको जाहिर नहीं किया। ये है वो केस जिसकी वजह से उनको अदालत बार बार बुला रही है। देखिए, मसला ये कि अदालतें जो होती हैं वो तो अपना फैसला दे देती हैं, उस फैसले पे अमल दरामद करवाना होता है हुकूमत के अंदर जो फोर्सेस के इदारे हैं उन्होंने, जिसमें पहले पुलिस आ जाती है, फिर रेंजर आ जाती है, फिर फौज आ जाती है। लेकिन एक साबिक वजीर आजम जो रूल ऑफ लॉ इंसाफ का नारा लगा के इक्तदार में बैठे और अब इक्तदार से निकाले गए हैं, वो इस पे अमल नहीं करना चाह रहे। वो उसकी जगह वहां पे लोगों के मसला जत्थे लेके आ रहे हैं और रियासत के साथ टकराव करें, तो अदालत का तो इसमें कसूर नहीं है, अदालत तो अपना फैसला दे रही है। और अदालत ने कल भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास गए हैं तो उन्होंने यही बात, जब इनके वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि लाहौर में देखे क्या हो रहा है, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी वजह से ये हो रहा है। फिर उनके फैसले में भी ये चीज आई है कि कानून के ऊपर अमलदार करवाना पुलिस का काम है, पुलिस उसको करवाने के लिए गई है, तो रियासत के रास्ते में रुकावट बने हैं ये, और किसी भी मुहज्जब माशरे में ये नहीं होता। ये अदालत के अल्फाज हैं। आज भी अदालत ने जो है उनको कोई रिलीफ नहीं दिया। जो उन्होंने वहां पे जाके कहा कि हमने अंडरटेकिंग आपको दे दी है, 18 तारीख को इमरान आप आ जाएंगे, आप वारंट को मंसूख करें। जज ने उस को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा है कि वारंट जो है वो जारी किए गए हैं, कानूनी तौर पे किए गए हैं, पुलिस उन पे अमल दरामद करवाने के लिए आई, आपने पुलिस के लोगों को जख्मी किया, कानून को हाथ में लिया, आपको कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तो उनको अदालतों से जो पहले रिलीफ मिलता रहा है, जाहिर है अदालत उनको अपने फैसला जो है उसको नाफिज करती रही है, देती रही है, अदारे उनको करवाने में नाकाम रहे, क्योंकि आप अवाम भी नहीं
जो आपके ट्रेन जत्थे जिनके बारे में खुद आपके सहाफी ट्वीट कर रहे हैं कि 200 मुजाहिदीन आ गए हैं, अब हम हेलीकॉप्टर को गिराने की सलाहियत जो है वहां पे मौजूद हो गई है, अब आप आए और आके दिखाएं। फिर सबने देखा कि वहां पे पुलिस जो थी ना उनके पास लाठियां थी ना उनके पास कोई असला था, सिर्फ टीयर गैसेस थे। लेकिन एक प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया, इमरान खान साहब के घर की छत के ऊपर जो टेंट लगा है उसमें जो अशखास बैठे हैं क्या वो मुसल्लह हैं? सवाल ये पूछे जा रहे हैं। देखें पेट्रोल बम जो फेंके गए हैं पुलिस के ऊपर, ये तो खुद यास्मीन राशिद मान गई अपनी मुबैना ऑडियो लीक्स के अंदर कि हमारी तरफ से फेंके जा रहे हैं। फिर जो जीबी की पुलिस है उन्होंने बंदूकें तान ली पंजाब पुलिस के ऊपर, ये भी है। इसी वजह से आईजीजीपी को भी जो है वो हटा दिया गया है। फिर उसके बाद जो प्रोपेगेंडा इनकी तरफ से हो रहा है, कभी वो कह रहे जी पुलिस ने हत्या लोगों पे गोलियां बरसा रही। मुझे आप बताओ कौन सी सुपरमैन खातून थी कि उसके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही, वो खड़ी है। अब तो ये भी साबित होगा कि वो एक एडिटेड वीडियो है। उसके बाद इनके अच्छा, उस एडिटेड पिक्चर का भी जिक्र करते हैं, जिन शेल्स को ये सोशल मीडिया के ऊपर झूठ का पलंदा बना के फैला रहे हैं, वो शेल किसी और एहतजाजी धरने में हुआ था टीएलपी के अगेंस्ट। एक ये जो इमरान खान जो शेल्स दिखा रहे हैं गोलियों की, ये भी याद रखें कि जब गोलियां चलती तो शेल्स पुलिस के पास गिरेंगे या वो इमरान खान के पास जाके गिरेंगे। इसका मतलब ये तो गोलियां तो फिर अंदर से चलाई गई हैं। ठीक है, तो हो रहा है सोशल मीडिया पे, लेकिन लोग उनको एक्सपोज भी करें क्योंकि ज्यादा देर तक आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। जी, ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना सकते। आगा साहब फरमाइएगा जनाब, क्या रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज करने की इजाजत मिलनी चाहिए? और अगर इस तरह की रिलैक्सेशन जो हमने देखा अगर मिलती रही तो फिर पाकिस्तान के दुश्मनों को क्या पैगाम जाएगा? बहुत शुक्रिया। देखें, आपने सवाल ये किया कि रिट ऑफ स्टेट को चैलेंज करने की इजाज़त मिलनी चाहिए, तो तारीख इस बात की गवाह है कि जो रिट ऑफ स्टेट को चैलेंज करते हैं वो इजाज़त नहीं लेते हैं आपसे। इजाज़त मांग के रिट ऑफ स्टेट चैलेंज नहीं होता है, वो होता है अपने अगराज़ व मकासद के ऊपर और अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर। तो दूसरा आपने जो सवाल किया, पाकिस्तान की जो तस्वीर हमने भेजी है बाहर, जो कुछ लाहौर में हुआ, उस पर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपने कमेंट्स कर दिए हैं कि हमने क्या लोगों को पाकिस्तान का एक चेहरा दिखाया है कि ये कोई वाना नहीं था, कोई ट्राइबल एरिया नहीं था, ये लाहौर था जो कि पंजाब का दारुल जो खिलाफा है एक सूबे का, और उसमें भी ये जो हमारी लाहौर में भी वो लैंड थी जिसको हम कहते हैं डाउन टाउन। जो कुछ उसमें हुआ वो लोगों ने देख लिया। देखिए, अंग्रेजी का एक मुहावरा है, ऑल इज सेड एंड ऑल इज डन। ऑल इज सेड एंड ऑल इज डन। इमरान खान गिरफ्तार नहीं हुआ, सिंपल। यानी कि जो उसने रिट चैलेंज की और जत्थों के साथ उसने अपने आप को बचाया तो वो तो उसमें कामयाब हो गया। जब तक रियासत जत्थों से डर के जो पीछे विड्रॉ करेगी या कहेगी हम कल आ जाएंगे, तब तक कोई ना कोई इमरान खान पाकिस्तान में उठता रहेगा। एक टर्म इसकी तारीख रिट्रीट, जी, इसकी तारीख हमने कराची में भी देखी और अब हम पंजाब में भी देख रहे हैं कि आपको ये पहले फैसला करना पड़ता है कि जो एक एसएचओ भी होता है ना, जो प्राइम एसएचओ होता है, जो कहते हैं कि डंडी पट्टी, वो भी जब गिरफ्तारी के लिए जाता है तो वो सोच के जाता है कि मैंने गिरफ्तार करके लेकर आना है या सिर्फ डराने के लिए जा रहा हूँ, फैसला करके जाता है। और अगर एक दफ़ा वो फैसला कर जाए, तो मैंने लाहौर में क्राइम रिपोर्टिंग की है, लाहौर में मैंने एसएचओस को क्रिमिनल्स के डेंस के अंदर जाके लोगों को गिरफ्तार करके उठा के गर्दन से उठा के लेकर आते देखा। होती है रिट। यहां जो कुछ हुआ वो पूरी कौम ने देखा, उस पर मजीद बहस नहीं करनी चाहिए। इसका रिजल्ट क्या है, हम जा किधर रहे हैं? एक सवाल आगा साहब, क्योंकि बात हो रही है, खान साहब कहते हैं इन्होंने मुझे गिरफ्तार करके मेरे साथ आजम सवाती वाला सलूक करना था। अब खान साहब को अगर क्या कोई समझ नहीं है कानून की कि गिरफ्तार करके किसी जेल में नहीं लेके जाना था, आपको अदालत के सामने पेश करना था। दूसरा ये बता दे कि खान साहब को गिव इन करने का डर राना सनाउल्लाह साहब की वजह से है या कुछ और वजूहात हैं? बहुत सारी वजूहात हैं। अच्छा। मैं उसके बहस में जाना चाहता हूँ। उन्हें अपना मेडिकल होने की वजूहात है कि जब यानी कि आप उनके सारे टेस्ट तो होंगे, उनको उसके बीच में, उन टेस्टों के बीच में तो फिर आपके पास डीएनए भी किसी एक शख्स का आ जाएगा जिसका एक केस अभी लगा हुआ है कोर्ट में, जिसमें डीएनए की शायद कभी जरूरत भी पड़ जाए। अच्छा, तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। मैं वापस उसी बात पे आऊंगा जहां से यानी कि आपने मुझे एक सवाल किया था। मैंने पहले भी आपको एक दफा कहा था कि मोनोपोली ऑफ यूज ऑफ पावर जो है वो सिर्फ स्टेट के पास होता है,
और जब मोनोपोली ऑफ यूज ऑफ पावर या मोनोपोली ऑफ यूज ऑफ वायलेंस इसको हम कहते हैं, जब वो स्टेट शेयर करना शुरू कर देती है जत्थों के साथ, तो फिर आपके साथ ऐसे सीन नजर आते हैं। और ये एक बहुत ही खतरनाक एक ट्रेंड होता है, फिर ये रुकने वाला नहीं होता है। आज तक वो शख्स किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं हुआ है, सिंपल सी बात है, और अब भी नहीं हुआ है। 59 से ऊपर पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, 3-4 जो हैं वो बाईपास से जख्मी हुए हैं। उसके अंदर से उसको कहते हैं, वो जो पेट्रोल पंप होता है उसको कहते हैं, यानी कि हिस्टोरिकली हम कहते हैं मलोथ इस्तेमाल हुए हैं। सर वाटर कैनन के साथ क्या किया? वाटर कैनन को आग लगा दी, एक और वार्डन्स की जो बाइक्स थी वो सारी की सारी जला दी, पड़ी हुई है ना वहां पे जी। मुझे बात बताइए, फिर भी उसे गिरफ्तारी नहीं दी। और आखिरी एक बात करूंगा, थोड़ी देर पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है लाहौर में, जो कि आईजीपी ने की है और जिसमें मिनिस्टर इंफॉर्मेशन अपना इंटरम बैठे हुए थे, उन्होंने इस बात का खदशा किया है, इजहार किया इस खदशे का, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि इमरान खान के घर के अंदर वो लोग अपना मौजूद हैं जो कि शायद हमें ट्राइबल एरिया में वांटेड है। अच्छा जी, बड़ा इंकिशाफ है। ये बहुत खतरनाक बात है, तशवीश भी होनी चाहिए। और आपने एक और आखिर में बात की थी कि जो उनके घर के ऊपर जो टेंट लगा हुआ है, और एक जो उनकी वर्कर है उन्होंने जो वो अपना ट्वीट किया है कि अब हम हेलीकॉप्टर भी गिरा देंगे, आयरन लेडी जिसको कहते हैं। बात ये है कि ये सब कुछ हो रहा है। फिर मैं वही कहूंगा, अगर ये हरकत PMLN ने की होती, पीपल्स पार्टी ने की होती, JUI ने की होती, आपने देखा TLP के साथ क्या हुआ था? यही सवाल एक आखिरी TLP के साथ क्या हुआ था? TLP के 7 लोग जो है वो मार दिए गए थे, आपको याद होगा। और TLP को आखिरकार एक्शन करके उन्होंने जो है वो कंट्रोल किया था। ये हरकत किसी ने की होती तो अब तक उसको गद्दार भी करार दे दिया गया होता, उनके खिलाफ रियासत के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हो गए होते और घरों से उठा भी लिया गया होता। डॉक्टर साहब, ये जो ट्रेंड खान साहब सेट करने जा रहे हैं, खुदा न खास्ता ये ट्रेंड अगर बाकी पार्टी के जो बाकी पार्टीज़ हैं उनके लोग भी सेट करना शुरू कर दें, जिसका जो भी स्ट्रांग होल्ड है वो वहाँ पे आ जाए, इंसानों को अपनी ढाल बनाए, आगे लेके जाए, जो लोग मतलूब हैं उनको अपने घरों के अंदर रखे, तो फिर पाकिस्तान का क्या नक्शा बनेगा? ये खान साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं, इन्होंने क्या मैसेज दिया है अदलिया को, रियासत को, इदारों को, इंटरनेशनल मीडिया को? देखिए, रियासत की रेट के साथ खेल रहे हैं ना, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है जो अभी जिक्र किया कि कुछ मतलूब लोगों की बात है, कल खबर ये आई है कि जो गिरफ़्तार हुए हैं लोग लाहौर में, उनमें से 2/3 लोग जो हैं वो अफ़गान नेशनल हैं। 2/3 लोग अफ़गान नेशनल हैं, अफ़गान नेशनल हैं। अब रिपीट करते हैं, 2/3 लोग अफ़गान नेशनल हैं। और ये बहुत एक जिम्मेदार शख्स की खबर है, ये मेरी खबर नहीं है। वो कहाँ से आए? और फिर ये बताएं कि वहाँ 1000-2000 तादाद ज़्यादा, आगा साहब को पता होगी कि पुलिस इन एक्शन थी, उस एक्शन को उन्होंने कामयाब नहीं होने दिया। वो स्ट्रेटजी बनाने वाला कौन था? मॉब्स ऐसी स्ट्रेटजी बना लेते हैं? कभी नहीं। मॉब हमेशा मार खाता है, मॉब जो है कभी रोंद नहीं सकता। वो स्ट्रेटजी किसने बनाई, इसकी तहकीकात करें, क्योंकि उसकी एक सोच नहीं होती। जी बिल्कुल, सोच होती है। बिल्कुल। लेकिन आप ये कह रहे हैं ये मॉब नहीं था, ये वेल प्रिपेयर्ड, वेल प्लान्ड था। और देखिए, फिर याद करें मौलाना फजलुर रहमान को जो इमरान खान पे सवाल उठाते हैं, फिर याद करें डॉक्टर इसरार को और हकीम मोहम्मद सईद शहीद को। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने आपको ये कहा था कि आपके मुल्क के खिलाफ एक साजिश हो रही है, और मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाला कोई चेहरा छुपा के नहीं आया। उसने कहा कि कश्मीर के 3 टुकड़े करेंगे हम, है ना। आप एक एनालिसिस करें, मैं आपको एक और कहता हूँ, आप एक एनालिसिस करें PTI के वर्कर्स का, वो पंजाबी नेशनलिज्म पर, और वो पंजाबी नेशनलिज्म जिसके डांडे ईस्ट पंजाब से मिलते हैं, उसकी बात करते हैं। नाम ले लेते हैं। शहबाज गिल ने लास्ट में जो पब्लिक गैदरिंग के अंदर बातें की थी KPK को मुखातिब करके और उसके बाद पंजाब को करके, तो वो अल्टीमेटली उसका जो आउटकम निकलता था वो यही बात निकलती थी। आपकी जो डॉक्टर साहब आपके पॉइंट आ गया, पॉइंट कहाँ आया? अभी तो पॉइंट शुरू हुआ है। देखिए, एक तो ये प्रॉब्लम है ना। इसके अलावा आप ये देखें कि इमरान खान ने सारे मामले को, आप जब रियासत को चैलेंज करते हैं और अदालत जब ये कह दे कि इस शख्स ने रियासत पर हमला किया है,
तो उसके बाद कोई चीज़ कसर रह जाती है। अब प्रॉब्लम क्या पैदा हुआ है? अब प्रॉब्लम ये पैदा हुआ है, ये डोमिसाइल का मसला है। सिंध से भी आवाज़ आ रही है, केपी से भी आ रही है, बलोचिस्तान से भी आ रही है। मौलवी हिदायतुल्लाह को हथकड़ी लगी हुई है ना। इससे पहले वो पश्तून तहरीक वाले को आपने जानवर की तरह सड़क पे चलाया हथकड़ी बांध के, मोहसिन दावड़ को नहीं, दूसरे को। अब ये बताइए आप, वजीर जी अली वजीर को, अब ये बताइए आप कि जिस शख्स ने रियासत की रिट को रोंद के रख दिया है, आखिर उसने कौन सा ताज पहना हुआ है कि उसकी तरफ आप नजर उठा के नहीं देख सकते? कोई वजह है ना? नजर उठा के नहीं देख सकते। सजाद साहब आपकी तरफ आते हैं। सर, कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पे प्राइवेट मिलिशियस की, हम देख रहे थे, हम बात कर रहे थे कि जब हम रोड्स पे जा रहे होते हैं हमें ऐसे लग रहा होता है कि शायद ये गाड़ियां, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं 2800 सीसी और इनके साथ चलने वाले डाले, हमें रौंद के रख देंगे। तो खान साहब ने उनको कितनी हौसला अफजाई उनकी की है कि ठीक है, आपके पास भी ताकत है, आप भी इस्तेमाल करें। नंबर 2, ये फरमा दीजिएगा कि एक केस जो यहां पे भी डिस्कस हुआ एक हफ्ता पहले, एक शख्स जां बाग हुआ, उसका नाम जिले शाह था। आज पीटीआई वाले उसका नाम क्यों नहीं ले रहे उस सच के बाद, जब वो सच निगरान सीएम और आईजी की जानिब से सामने आया? थोड़े लाहौर के हालात भी बता दें। और खान साहब ने जो जीबी की पुलिस है उसको विफाक की पुलिस और पंजाब की पुलिस के सामने आमने सामने लाकर क्या पैगाम दिया है? देखिए यासर, जो लाहौर में मनाजर हमने देखे हैं ये वही एग्जैक्टली मनाजर हैं जो कभी 9-0 को नो गो एरिया बनाया गया था जिस तरीके से, और रियासत की रिट को चैलेंज किया गया था। जैसे लाल मस्जिद को नो गो एरिया बना के रियासत की रिट को चैलेंज किया गया था। आपको याद होगा कितने पुलिस अफसर थे जिनको पकड़ के वो लाल मस्जिद ले आते थे और उनकी खुद तफ्तीश करते थे लाल मस्जिद वाले। यहाँ पे भी इसी तरह के वाक़यात हुए हैं ज़मान पार्क में, लेकिन पुलिस एक हद से आगे क्यों नहीं बढ़ सकी? उनका बुनियादी मसला ये था कि वो नहीं चाहते थे कि कोई मॉडल टाउन की तरह या लाल मस्जिद की तरह कोई बड़ा सानहा हो जाए, क्योंकि जो रिपोर्टर थे उस वक्त फ्रंट लाइन पे, उन्होंने बताया कि जब मेन गेट जो था ज़मान पार्क का उसको स्टॉर्म करके पुलिस ने कब्ज़े में ले लिया था, तो तकरीबन 400 से 500 के करीब वो जंगजू थे जिनकी शनाख्त जो है वो लाहौरी कम अज़ कम नहीं थी, और उनके पास एक खुदकार वेपन्स थे। वो भाग के आए और उन्होंने पुलिस के ऊपर हल्ला बोल दिया और अंदर से एक पथराव हुआ, जिसके नतीजे में अगर पुलिस उसी मौके पे अगर जवाबी एक्शन करती तो वहाँ पे सैकड़ों लोगों की जानें जा सकती थी। इसीलिए पुलिस ने एक स्ट्रेटजी के तहत अपने आप को पीछे किया वहाँ से। वजह ये थी, ये जो डॉक्टर साहबा की ऑडियो आई है प्रेसिडेंट अलवी के साथ बात करते हुए, बात एग्जैक्टली वो सही तस्वीर कशी करती है कि खान साहब जो हैं वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। अली अमीन गंडापुर जो है वो इन सारे लोगों को लेकर आया था, और जिनके बारे में कुछ आज आईजी साहब ने कहा कि उनकी तस्वीरें इनके पास हैं और कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमात हो चुके हैं और कुछ लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। तो ये तो एग्जैक्टली वो एक रियासत को इसलिए मतलब चैलेंज किया गया कि मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, मैं नाकाबिले तस्खीर हूँ। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की। जो इसी तरह की कोशिश जो है अल्ताफ़ हुसैन करता था, इसी तरह की कोशिश लाल मस्जिद वाले करते थे। अगर वो दोनों मौजूद नहीं रहे, हत्ता कि ये जो टीएलपी वाले थे, आपको याद होगा जब ये धरना देते थे और किस तरह से रिट को चैलेंज करते थे, अगर वो एंटिटीज़ अब नहीं हैं तो हम नहीं समझ सकते कि रियासत को चैलेंज करने वाले ये लोग भी कल कलां इसी तरह बरकरार रहेंगे। पहला सवाल, पहला जवाब तो ये है। और इसके साथ साथ जुड़ी हुई दूसरी बात ये है कि जो जिले शाह का कत्ल है, जिले शाह का कत्ल दरअसल एक्सपोज करता है पीटीआई के उस बयानिए को, जो बयानिया उन्होंने, असल में वो जिले शाह तो एक शख्स था जो एक्सीडेंट में उस वक्त हलाक हो गया। ये इमरान खान का प्लान ही ये था कि मॉडल टाउन की तरह और लाल मस्जिद की तरह अगर वहाँ पे 40-50 लाशें गिर जाएं तो वो अपनी इलेक्शन की कैंपेन इसके ऊपर खड़ी करना चाह रहे थे, जिसको गवर्नमेंट ने नाकाम बनाया है। और मैं समझता हूं कि मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि इमरान खान गिरफ्तार होंगे
अगले 2-3 दिनों, अगले 1-2 दिनों में गिरफ्तार होंगे, खा वो अदालत के हाथे में गिरफ्तार हों या उससे पहले गिरफ्तार हो जाएंगे। इनको उस टनल से गुजरना पड़ेगा जिस टनल से वो गुजरने से कतराते हैं। उनको टेस्ट भी, अपने मेडिकल टेस्ट भी करवाने पड़ेंगे। सियासी इंतखाब, ये जीबी वाला मामला यकीनन बाद में भी हम डिस्कस कर लेंगे, मुझे क्योंकि आगे बढ़ना है। लेकिन इससे मुर्जा सोलंकी साहब, आपसे सर एक सवाल यहाँ मैं पूछूंगा। मुझे जेल में डालना लंदन प्लान का हिस्सा है, कानून की धज्जियां आप बखेरें, कानून की रूगर्दानी आप करें, अदालतों में पेश आप ना हो, ये लंदन प्लान का हिस्सा है सर? देखें, मुझे एक ओरिजिनल लंदन प्लान का इल्म है जिसके बहुत सारे दस्तावेजी सबूत भी मौजूद हैं और जो उसके अहम किरदार थे वो इस बात को तस्लीम भी कर चुके हैं। वो है जून 2014 का, जिसमें उनके सियासी कज़न डॉक्टर ताहिरुल कादरी और ये खुद मिले थे, चौधरी सरवर साहब भी उसका जिक्र कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने मुल्क की एक आईनी हुकूमत को धरनों और दंगे फसाद के नतीजे में उल्टाने का फैसला किया था और जिस पर अमल दरामद की कोशिश भी की थी। लेकिन क्योंकि पार्लिमान उस वक्त की हुकूमत के पीछे खड़ी हो गई और उसकी वजह से फिर वो उनकी साजिश नाकाम हुई। इसके अलावा और कोई लंदन प्लान नहीं है। लंदन में जो शख्स मौजूद हैं उनकी तो जान लेने की कोशिश की थी। ये तो जब उनको खतरा महसूस हुआ तो फिर उन्होंने अदालतों ने उनको जाने दिया। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जनाब। प्रोग्राम के दूसरे मौजू की जानिब हमें बढ़ना है। दूसरे मौजू में हम देंगे पाकिस्तान को जो इस वक्त चैलेंजेस का सामना है। ये चैलेंजेस माशी चैलेंजेस हैं और माशी चैलेंज में यकीनन हम इंतज़ार कर रहे हैं कि IMF के साथ कब डील स्ट्राइक हो। जो कुछ भी IMF की शराइत थी वो सारी मानी गई। बज़ाहिर जो जवाब हुकूमत की जानिब से आया वो ये आया कि जनाब जो खान साहब ने इनके साथ मुआहिदा किया था या जो शराइत खान साहब ने मानी थी, जाते हुए खान साहब ने उनको तहबाला कर दिया, जिसकी वजह से IMF का जो कॉन्फिडेंस है वो शटर कर गया। और यही वजह है कि एक से बढ़ के एक शर्त जो है हमें माननी पड़ रही है। हमने तमाम शराइत मान ली हैं और स्टाफ लेवल जो मुआहिदा है उसका इंतज़ार हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ रमज़ान की भी आमद है और रमज़ान में यकीनन रोज़ादार जो हैं और वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक ज़रूरत है उन अशिया खुरनोश की पहुँचाना जो कि रोज़मर्रा की अशिया होती हैं, जो बहुत ज़रूरी है। हुकूमत ने अनप्रेसिडेंटेड ये एक स्टेप उठाया है और वो ये है कि आटा फ्री फ्राहम करना है। लेकिन इसके अंदर सवाल ये होगा कि जो इंतज़ामिया है वो किस तरह से मेक श्योर करेगी कि ये ट्रांसपेरेंट हो, उस बंदे तक जाए जिसको वाकई उसकी ज़रूरत है। कोई ब्लैक मार्केटिंग ना हो, ऐसा ना हो कि कुछ अरसे के बाद यही जो फ्री का आटा है किसी स्टोर के से जो है वो हमें मिल रहा हो और उसकी खबरें जो है वो सामने आ रही हों। इस पर हम बात करेंगे। जनाब मुर्जा सोलंकी साहब, मेरा सवाल सर आपसे होगा, माशी मुश्किलात, IMF की सख्त शराइत और वज़ीर आज़म की तरफ से रमज़ान रिलीफ पैकेज, क्या गरीबों को कुछ रिलीफ मिल सकेगा? मैं मुख्तसर बात कर लेता हूँ। जो बहुत ही मुश्किल और एक तरह की शर्मनाक शराइत हमें कबूल करना पड़ रही हैं IMF के प्रोग्राम के हवाले से। आपने अपने इब्तिदाइये में बताया कि उसका जो असल जो इन्हिसार है और जो वजह है वो मुआहिदा है जो कि पिछली हुकूमत ने किया था, जिस पर उन्होंने अमल दरामद रोक दिया और कई वादा खिलाफियाँ की, जिसके नतीजे में हमारा जो वक़ार और जो इज़्ज़त और जो साख पहले ही बहुत मजरूह थी वो मज़ीद जो है वो ख़राब हुई। तो ये जो एक तो वजह ये है। दूसरी वजह जो है वो दुनिया के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसके अंदर अब नई जो सरजंग शुरू हुई है अमेरिका और चीन के दरमियान, और हम क्योंकि अपनी जो जोग्राफिया है उसके कैदी हैं और चीन हमारा पड़ोसी भी है और हमारा पुराना एक साझेदार और पार्टनर भी है, उसकी वजह से हम पर दबाव है कि हम कोई एक साइड लें, जो कि हम करना नहीं चाहते। तो उस वजह से भी हम पर दबाव है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हम ये मुश्किल मरहला गुजार लेंगे। अब ये जो रमज़ान की आपने बात की और हुकूमती इक़दामात की, मेरे ख्याल में हमारे 75-76 सालों में पाकिस्तान की तारीख़ का ये पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत ही मुश्किल तरीन रमज़ान होगा। हुकूमत कोशिश कर रही है जी आटे की, दूसरी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम
अभी प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बात की कि जी रिक्शा और जो मोटरसाइकिल है उनके लिए कोई स्कीम निकालेंगे कि उनको सस्ता पेट्रोल मिले। लेकिन इसके बावजूद ये जो आने वाले जो महीने हैं वो बहुत मुश्किल होंगे पाकिस्तान के अवाम के लिए, और हम सिर्फ उम्मीद करते हैं कि जो हमारे जो निस्बतन खुशहाल जो पाकिस्तानी हैं वो अपने बहन भाइयों का जो महरूम है इन आसाइशों से और गरीब हैं और गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं, उनकी किसी हद तक मदद करें। इसमें हम वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, वी विल सिंक एंड स्विम टुगेदर। पाकिस्तान ऐसी कश्ती है जिसमें हम सब सवार हैं। ये नहीं होगा कि अमीर बच जाए और जो गरीब है वो मर जाए। ठीक है, क्विकली शिला मार साहबा आपकी तरफ आते हैं। ये जिस तरह से बात की मुर्जा सोलंकी साहब ने भी, बड़ा ज़बरदस्त पैकेज है मौजूदा हालात के अंदर। इस पैकेज की इम्प्लीमेंटेशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। डोंट यू थिंक अबाउट दैट कि जी गवर्नमेंट ने तो ऐलान कर दिया, बजट भी दे दिया, रिसोर्सेज भी दे दिए, जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कितना ज़रूरी है कि उसे टेक्नोलॉजी की मदद से इंश्योर किया जाए कि जिसका हक है उसे मिले? मेरे ख्याल में यासिर, हुकूमत के पास बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत डाटा मौजूद है। उसकी मदद से वो उन तमाम लोगों को जो गरीब है और गुर्बत की लाइन से नीचे हैं उनको ये जो रिलीफ है पहुंचाया जा सकता है। और इसमें हमें चीजें ऐड कर लेनी चाहिए। भी सिर्फ ये है कि आटा जो है वो मुफ्त दिया जाएगा। हमें आटा, घी और चीनी जो है कम अज कम रमजान में जरूर गरीब लोगों को मुफ्त मिलनी चाहिए। उसके अलावा जो पेट्रोल का ऐलान किया गया, ये बहुत पहले से मैं कह रही थी कि टारगेट सब्सिडीज पेट्रोल में जरूर दो। जो अमीर बंदा उसको जरूरत नहीं है, लेकिन जो गरीब के लिए जरूर कहीं ना कहीं रिलीफ पहुंचाएं, क्योंकि आईएमएफ भी गरीबों को रिलीफ देने से मना नहीं करता। वो ये जरूर कहता है कि अमीरों पे टैक्स लगाएं और अमीरों पे को टैक्स माफ ना करें। जो एमनेस्टी स्कीम हर 2-3 साल के बाद आ जाती है जिसमें आप काले धन को सफेद करने का चांसेस दे देते हैं लोगों को, वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप उन पे टैक्स लगाएं। उसके अलावा मतलब मेक श्योर जो हुकूमत का काम है, हुकूमत को खुद ये यकीनी बनाना होगा, सारा रिकॉर्ड उनके पास है। अब उनको खुद देखना होगा कि ये ना हो कि जिस तरह पहले होता है कि इमदादी सामान आता है और वो कहीं और पहुंच जाता है और वो हमारे गलियों बाजारों में बिक रहा होता है। इस तरह ये ना हो कि आटा आए गरीबों के लिए और उसको जो अफसरान है वो कहीं और बेच रहे हो। इसके इम्प्लीमेंट करने को बहुत सख्ती से साथ देखना होगा। ठीक है, सख्ती के साथ देखना होगा। आगा साहब, एक हम अक्सर देखते हैं ट्रक की लाइन लगी होती है, लोगों को धुतकारा जा रहा होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट का ज़रा ख्याल नहीं रखा जा रहा होता है। डोंट यू थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? और उसके बाद फिर हमारा खास तौर में मीडिया का जो एक ऑप्टिक क्रिएट करने का एक तरीका कार है कि उन लोगों को दिखाना, उनके चेहरे दिखाना, देखें जी ये इमदाद मिल रही है, इस तरह दिखाना, ये भी तो थोड़ा सा इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो लोगों की इज्जत नफ्स मजरू ना हो और दूसरा मीडिया को भी रिपोर्टिंग करते वक्त उनके चेहरे नज़र ना आए। इस तरह बाकी बहुत खूबसूरत बात की है, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा देगा। यासिर भाई, इस पर दो बातें हैं। पहली बात ये है कि बहुत हादसा पहले भी हो चुके हैं। आपने देखा है कि जब ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोई आटा बांटा जाता है या कोई चीज़ बांटी जाती है, लोग टेम्पर्ड भी हुई हैं, लोग कुचले भी गए हैं आपके पास। और जहाँ तक मीडिया की बात है, मेरा ज़ाती ये ख्याल ये है कि मीडिया को वेल बिहेव्ड होकर और रिस्पॉन्सिबल होकर इस जगह को कवरेज तो करनी पड़ती है, लेकिन वेल बिहेव हो के बात करनी चाहिए। दो बातें इस पर बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम में बहुत शॉर्ट है मुझे पता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों बातें। पहली बात यह है कि बात आपने यहाँ से शुरू की थी कि क्या ये मिस यानी कि इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं किया जाएगा, तो वो तो फिर बदकिस्मती देखे, फिर वो हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, हुकूमत जो बेचारी कर सकती है वो कर रहेगी। एडमिनिस्ट्रेशन की भी किसी हद तक जिम्मेदारी नहीं है। मैं रिपोर्टर रहा हूँ ना, यानी कि पाँव से काम किया हुआ है। ये आज हालात नहीं हुए हैं, 90 की दहाई में भी देखे। आप कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसी मौजू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह।
अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अला सलाह हय्य अला सलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। वेलकम बैक जी। हुकूमती इक़दामात, रमज़ान रिलीफ पैकेज और आगा साहब इस पर बात कर रहे थे। आगा साहब, टाइम बहुत शॉर्ट है, इतना कहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये भी देखा, एक एक फैमिली के 5-5 लोग मुख्तलिफ स्पॉट्स पे खड़े हो जाते हैं और वहाँ से वो आटा उठा के 5 बोरी अपने घर ले जाते हैं। उसके बारे में आप कहेंगे हुकूमत क्या कर सकती है बेचारी? एक तो ये बात, इलाज मौजूद है। अच्छा एक और बात मैं आपको कहूँगा, मैंने आज एक पेट्रोकेमिकल इंजीनियर से बल्कि 2 से बात करके आया हूँ। एक प्रॉब्लम हमें होगी, वो ज़माने चले गए जबकि हमारे पास पेट्रोल होता था 2 स्ट्रोक के लिए जो कि 60% to 75% ऑक्टेन का था। अब हमारा ओवरऑल पेट्रोल जो है वो 80% ऑक्टेन का है। उसमें सिर्फ जो है 2 स्ट्रोक वाले उसमें सिर्फ मोबिलाइट डालते हैं, 4 स्ट्रोक के लिए सारा पेट्रोल है। ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी गवर्नमेंट के। मेरा नहीं ख्याल है गवर्नमेंट रक्षो, क्योंकि हमारे रक्षे भी 4 स्ट्रोक पे जा चुके हुए हैं, कि गवर्नमेंट को हिसाब कर पाएगी पेट्रोल का सस्ता देना। ठीक है, आपका ये कहना है कि शायद ये प्रैक्टिकल अमल नहीं होगा। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, फरमाइएगा सर ये रिलीफ पैकेज जो है कितना इंपॉर्टेंट था? सवाल हो गया के हवाले बात से करते हैं। देखें टाइम आपके पास नहीं है। देखें पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा ग्रुप है जो आपके मोटरसाइकिल में और रिक्शा में वो बैटरी फिक्स करने जा रहा है जिससे आप उस पर चले जाएंगे एनर्जी पर। सर अभी रमज़ान पे रहे ना सर, नंबर 1। नंबर 2 रमज़ान का पाकिस्तान के अंदर 71 की जंग के बाद राशन कार्ड सिस्टम था, उस पर कोई डुप्लीकेशन नहीं हो सकती थी सर। आप उसको रिपीट कर दें। तीसरी बात राशनिंग कर दें। बिल्कुल। तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ पंजाब में क्यों, जो मैंने खबरें सुनी वो मैं पंजाब में ये अरेंजमेंट हुआ है, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में, आज़ाद कश्मीर, जीबी सब जगह करने की ज़रूरत है, ये एक बात। और तीसरी बात ये है कि ये पुलिस एक्शन नाकाम क्यों होगा, इस पर एक जुमला सिर्फ ये कहना है कि इसको भी समझने की ज़रूरत है। सर वो पहले मौजूद पे आप चलेंगे, एक जुमला सुन लें आप। अच्छा सर जल्दी से। वो इसलिए ज़रूरी है ये जानना कि जब पुलिस एक्शन कामयाब होता था, जिसका जिक्र आगा साहब कर रहे हैं, उसको हेड कर रहा होता था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अपनी हदूद का पता होता था कि मैंने किन हदूद तक जाना है। इस वक्त जो ऑपरेशन होता है वो हेडलेस है, उनको पता नहीं है। उसके पास अदालत की पावर थी, ये नहीं थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बहुत सख्त जुल्म किया है, इसकी वजह से आपका अब कोई पुलिस ऑपरेशन कामयाब नहीं होता। ठीक है, अभी तो अदालत ने रोका है, कामयाबी और नाकामी इसका तो हम बाद में जिक्र करेंगे। जल्दी से सजाद साहब आपकी तरफ आएंगे। सर पंजाब हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया है, डोंट यू थिंक कि तमाम गवर्नमेंट्स को इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि जो मुस्तहिक है उस तक वो चीज पहुंचे भी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान को नो डाउट के ये डाटा तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से मौजूद है, लेकिन जो हमारा ढांचा है ख़ास तौर पे गवर्नेंस का और जो जिस तरीके से हमारे इंतज़ामिया के मुख्तलिफ अदारे काम करते हैं, उनको ज़रा चुस्त करने की ज़रूरत है, ताकि जो भी गवर्नमेंट का विजन है और जिसके मुताबिक लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है वो हर गरीब आदमी तक पहुंच सके, वो रिलीफ जिसका सोचा गया है। तो इसके लिए ज़रूरी तो सिर्फ ये है कि जो हमारी मशीनरी है, इंतज़ामी मशीनरी, वो अच्छा काम करे, अपनी जिम्मेदारी को निभाए, तो ये पॉसिबल है सर।
बिल्कुल ठीक है जी, ये पॉसिबल है। और यकीनन जो कि सस्ते हैं वहाँ के अंदर जो कमेटीज़, प्राइस कमेटीज़ बनी हुई हैं, उनको भी इंश्योर करना है कि जिस चीज़ की प्राइस लिस्ट मौजूद है उसके मुताबिक चीज़ें जो हैं वो बेची जाएँ। ये बहुत ज़रूरी है जनाब। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है मुर्जा सुरंगी साहब का, सजाद अनवर साहब का, शनीला मार साहिबा का, डॉक्टर फारूक आदिल साहब का और आगा इकरार हारून साहब का। ज़बरदस्त तरीके से आपने आज के दोनों मौज़ूआत को समेटा है जनाब। प्रोग्राम बाखबर से इतना। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।